हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी सामाजिक अध्ययन की महामैराथन क्लास का पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले पार्ट में आप लोग जानते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा जो सिलेबस रहता है वो सामाजिक अध्ययन का रहता है। तो हमने इसको डिसाइड किया था 2 पार्ट में कवर करने का, क्योंकि 20 यूनिट है तो यानी आसान बात नहीं है एक वीडियो में कवर करना, और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ऐसा ना हो कि चीज़ें सर के ऊपर से जाए, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सामाजिक अध्ययन की वीडियो 2 पार्ट में रखी। वैसे बाकी सभी सब्जेक्ट की वीडियो हमने एक ही क्लास में ख़त्म की है, जिनका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और ये 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है, बहुत ही मार्क्स गेनिंग है, आपकी परसेंटेज बढ़ती है अगर आप अच्छे से स्कोर कर लेते हैं, और वो आपको सुपर टेट में बहुत हेल्प करेगा। जब आपका जो 40% क्राइटेरिया रहता है वो आपकी एकेडमिक्स का होता है, तो वहाँ पर हेल्प करेगा अगर आप अच्छी परसेंटेज लेकर के आते हैं। तो आज आपका सामाजिक अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत अच्छे से अगर आप ये क्लास कर रहे हैं तो इससे बाहर दोस्तों आपका कुछ नहीं जाएगा। ये क्लास अगर आप लोग कर लेते हैं, मैराथन क्लासेस जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपका सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। जहाँ हमने कल छोड़ा था वहाँ से आगे से बढ़ते हैं और ख़त्म करेंगे आज पूरा सिलेबस। तो फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो लोग भी शुरुआत में ही हमारे साथ जुड़ जाए, और फिर लास्ट तक आपको बने रहना है मैराथन क्लास में। तभी मेरा जो प्रोत्साहन है वो मुझे मिलता रहेगा और मैं आपको पूरा सिलेबस इसका कंप्लीट करा दूंगी। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 से, क्योंकि 7 यूनिट हम पहली क्लास में या पहले पार्ट में कवर कर लिए थे, और 8वीं यूनिट है आपका भूखंडों का विभाजन। इसमें हम लोग महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा महाद्वीप में क्या क्या चीज़ें फेमस है ना, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और इसका एक ये पूरा मानचित्र यहाँ पर मैंने आपको दर्शाया भी गया है कि कहाँ कौन सा महाद्वीप है। एक बार आप लोग नज़र से मोटी मोटी नज़र से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अच्छा, इनमें सबको देख के एक बार मुझे ये बता दो, अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता है तो इस मानचित्र में देख करके बताओ कि सबसे बड़ा महाद्वीप आपको यहाँ पर कौन सा नजर आ रहा है। बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर कर दो एक बार फटाफट से। और वीडियो की क्वालिटी अपने आप यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। जो 3 डॉट्स आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिए गए होंगे आपके मोबाइल फ़ोन में, वहाँ से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ फटाफट से जल्दी से, कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ सबसे बड़ा महाद्वीप? बहुत ही बढ़िया, एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलो, अभी धीरे धीरे आपको सारी चीजें इसके बारे में पता चल जाएगी। हम बात कर रहे हैं भूखंडों का विभाजन, यूनिट नंबर 8। पृथ्वी का समस्त धरातल मुख्य रूप से 7 स्थल खंडों में विभाजित है, जिन्हें हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं, जैसे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब हमें इन्हीं भूखंडों के बारे में यानी इन्हीं महाद्वीपों के बारे में एक एक करके जानना है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है जितना उतना ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एशिया के बारे में। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कैसा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। जितना भी कुल क्षेत्रफल है पृथ्वी का, उसका 1/3 भाग में क्या है? एशिया है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में कैसे? अच्छा, आप यहाँ देखो इमेज में। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्शंस की नॉलेज तो रखते होंगे, इधर पूरब, पश्चिम, उत्तर, ठीक है, इधर दक्षिण। तो ये कौन सा गोलार्ध हुआ? पूर्वी गोलार्ध। तो एशिया कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। आगे बात करेंगे, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है, और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत स्थित है। ठीक है, यूराल पर्वत कौन से महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है? तो एशिया के, जो इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा।
यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल। यूरोप और एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। जब यूरोप और एशिया एक साथ अगर हमको इनका संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो इनको यूरेशिया कहते हैं। अच्छा, इंडिया कौन से महाद्वीप में पड़ता है? ये भी एशिया में ही पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूरोप की। यूरोप यह एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अभी ऊपर मैंने मानचित्र दिखाया था, वहां भी आपने देखा होगा, ये जो एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और इसके साथ साथ यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है यूरोप। अभी ऊपर देखो, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है यूरोप। ये देखो, एक तरफ तो ये एशिया से टच हो रखा है, इधर से और इधर से, यहाँ से तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। ये यूरोप के बारे में था। अब हम बात करेंगे अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका से संबंधित। तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जो हमारी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है वो अफ्रीका के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, जो सहारा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, वो भी इसी में स्थित है। ठीक है, कहा? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जिसका नाम है सहारा रेगिस्तान। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागर से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिनको मैं अंडरलाइन करती हुई जा रही हूँ। और हाँ, आपको बता दूं कि जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें ये चीजें मैं अंडरलाइन करी हुई ही दूंगी। जहां पर मैंने जो चीजें एक्स्ट्रा लिखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। जो चीजें मैं हटाऊंगी तो उसमें वो बिल्कुल फ्रेश मिलेगी आपको। ठीक है, आगे बात करें, कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा, ये तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है अभी तक का कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही गुजरती है, तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्तर अमेरिका। इस महाद्वीप की अगर बात करें तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्र स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसको हम पनामा जल संधि या पनामा स्थल संधि भी कहते हैं। ठीक है, एक संक्र मार्ग से होकर के जुड़ा हुआ है। किसके साथ? दक्षिण अमेरिका के साथ उत्तरी अमेरिका जुड़ा हुआ है। कौन सी संधि से? पनामा स्थल संधि से। ठीक है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। आगे बात करें, सबसे ज्यादा इसमें पता क्या जरूरी था? पनामा स्थल संधि। ठीक है, ये याद रखना ज्यादा जरूरी था। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से पनामा स्थल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे दोस्तों दक्षिण अमेरिका की। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ठीक है, किसकी बात बता रही हूं मैं? दक्षिणी अमेरिका की। इधर देखो मानचित्र में दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ इसमें पूरे में यहाँ से यहाँ तक एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ठीक है, इतने सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। तो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, इतनी चीजें कवर हो गई आपकी। इसके अलावा दोस्तों दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, वो ऊपर हमने देखा था वो लंबी नदी था, लेकिन सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। और नील नदी कौन से महाद्वीप में थी? जल्दी बताओ। नील नदी कहाँ थी? अफ्रीका महाद्वीप में। वो सबसे लंबी थी, लेकिन सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप
महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। कौन से महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो बता दो जल्दी से, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अब लास्ट वन जो हमारा बचता है सातवां, 7 महाद्वीप मैंने आपको बताए, और सातवां कौन सा है? अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा तो नहीं है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ रहता है। क्योंकि ध्रुव पर स्थित है भैया, पोल्स पर है, तो ठंड तो होगी ही। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है। जैसे कि मैंने आपको कल की जो पार्ट 1 था सामाजिक अध्ययन को, उसमें बताया भी था कि यहाँ पर भारत के कौन कौन से शोध केंद्र स्थित है या शोध संस्थान स्थित है, जिनमें मैत्री और दक्षिण गंगोत्री मैंने आपको बताया था कल भी। ठीक है, तो वो यहीं पर स्थित है। तो ये थी आपकी प्यारी सी छोटी सी यूनिट 8। अब हम 8वीं यूनिट को हमने लगभग 10 मिनट में ही पूरा कर लिया। अब हम नेक्स्ट यूनिट की शुरुआत करेंगे, यूनिट नंबर 9, वैश्विक संसाधन तथा यातायात व संचार। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संसाधन किसे कहते हैं। तो मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। ये परिभाषा किसने दी है? ये इतना जरूरी नहीं है आपको याद रखना कि परिभाषा कौन सी किसने दी, बस आप साधारण से इसका मतलब समझ लीजिए कि संसाधन है क्या। संसाधन पर्यावरण की वो विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के सक्षम बनाती है। उन्हें मनुष्य की क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है, उन्हें ही हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, जिनसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। आगे हम बात करेंगे जैसे कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है जो हमें खनिज के रूप में भी मिलते हैं। जैसे प्रमुख खनिज है लौह अयस्क, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और तांबा, है ना। तांबा, जस्ता, बॉक्साइट। तांबा क्या है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु है। तो सबसे पहले जो मानव ने प्रयोग की थी धातु वो तांबा थी। जस्ता, यह अन्य धातुओं के साथ सरलता से मिश्रित हो जाता है। तांबे के साथ इसे मिश्रित करके कांस्य का निर्माण किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो मिश्र धातु बनाई जाती है कांस्य, तो वो किस किस से मिलकर के बनती है? जस्ता और तांबा। ठीक है, इसके उत्पादक देश कौन कौन से हैं? जस्ता के ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान इत्यादि। बॉक्साइट, इसका उपयोग एल्युमिनियम निर्माण हेतु किया जाता है। यह एक हल्की और मजबूत धातु है, विद्युत की सुचालक है और घर्षण रोधी धातु है। सर्वाधिक भंडार इसका मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में। और इसके अलावा हम आगे बात करते हैं, ये तो हमने संसाधन देख लिया, अब हम संचार की बात करेंगे। तो संचार का क्या अर्थ है? संचार से तात्पर्य शब्दों, पत्रों, सूचनाओं या संदेशों द्वारा जो हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं या विनिमय करते हैं, इसी को हम संचार कहते हैं, या इसी द्विमार्गीय प्रक्रिया को हम संचार कहते हैं। संचार क्या है? अपने विचारों को, अपने शब्दों का आदान प्रदान करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जैसे मैं अभी आपके सामने ये सूचना दे रही हूँ या ये इंफॉर्मेशंस, ये चीजें सिखा रही हूँ, तो ये भी क्या है? ये भी तो एक संचार का माध्यम है। और ये एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है कि भाई मेरी तरफ से आपको कुछ मिल रहा है और आप उधर से भी कमेंट करके मुझे रिप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये एक द्विमार्गीय या आप कह सकते हैं कि 2 वे प्रोसेस है। ठीक है, अब संचार के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? आप ही बताओ, खुद भी आंसर कर सकते हैं। आप कैसे मेरे साथ संचार कर पा रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, या फिर आप लोग दूरदर्शन के माध्यम से संचार किया जा सकता है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, रेडियो, टेलीफोन। ठीक है, तो ये सभी कैसे माध्यम है? संचार के साधन है या माध्यम है? ये पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य इस चैप्टर के। स्वेज नहर कौन कौन से सागर को जोड़ती है? तो ये स्वेज नहर भूमध्य और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। कौन सी नहर? पनामा नहर। ये तीनों आपको ध्यान रखनी है, यूपी टेट में भी आती है ये सारी चीजें। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। और जो कील नहर है ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये हो गया कवर।
अब हम देखेंगे दोस्तों प्रमुख महासागर, महाद्वीप हो गए, इसके अलावा संसाधन हमने देख लिए, संचार देख लिए, संचार के माध्यम हमने देख लिया। अब हम देखेंगे विश्व के प्रमुख प्रमुख महासागर, ओशियंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। प्रमुख रूप से हम 3 के बारे में पढ़ेंगे, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक महासागर या आर्कटिक ओशन के बारे में। इनको याद रखने की एक ट्रिक है, पैसा, PAISA, P से पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर, A से अंध महासागर या अटलांटिक महासागर इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, फिर I से इंडियन ओशियन या हिंद महासागर, S से साउदर्न ओशियन या दक्षिण महासागर, A से आर्कटिक महासागर। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा डिकोड कर दिया है मैंने आपके लिए। तो ये 5 प्रमुख महासागर के नाम भी आपको याद रखने हैं। इसी के साथ 9th यूनिट कंप्लीट होती है और अब हम आगे बढ़ेंगे और ये हमारी 10वीं यूनिट शुरुआत हो जाती है, प्राकृतिक संपदा का उपयोग एवं संरक्षण। प्राकृतिक संपदा कहते किसे है? तो कोई पदार्थ या ऊर्जा जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो और जिसका उपयोग मानव और अन्य जीवधारियों के द्वारा होता हो, वही कहलाएगी प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, क्या है प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक संपदा? कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु, कोई भी ऊर्जा जिसका प्रयोग मानव करता है और वो हमें प्रकृति से मिलती है, वो क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संपदा कहलाएगी। क्या क्या है? वायु है, जल है, मृदा है, खनिज है। ठीक है, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संपदा है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन 2 तरह के होते हैं, जिनको हमने विज्ञान की क्लास में भी पढ़ा था। इन प्राकृतिक संसाधनों या नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कल भी मैंने आपको ये सिखाया था, लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर टॉपिक में आया है तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन 2 तरह के होते हैं, एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे है जिनका पुनः उत्पादन संभव है, जैसे सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, एक बार हमने यूज कर ली दोबारा फिर कर सकते हैं, हमेशा करते रहेंगे, खत्म नहीं होगी। जल, पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। अनवीकरणीय ऊर्जा को हम पुनः उत्पादन, इसका संभव नहीं है, दोबारा से उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका उत्पादन होने में लगभग हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन में आएगा आपका कोयला, खनिज, तेल, गैस, तांबा, ये सारे खनिज इसमें आ जाएंगे। तो ये क्या है? अनवीकरणीय खनिज है। अब चैप्टर में दिया गया है संरक्षण भी। प्राकृतिक संपदा तो जान लिया, अब इनका संरक्षण कैसे करें वो भी तो देखें। और संरक्षण करने से पहले आपको पता हो कि संरक्षण का मतलब क्या होता है। संरक्षण का अर्थ होता है संसाधनों को बचाना या उनका सार्थक उपयोग करना या नियोजित ढंग से उपयोग करना या सदुपयोग करना। ठीक है, तथा उनका पुनर्स्थापन करना, जिससे न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो बल्कि भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरी हो सके। ऐसा नहीं कि भाई हमें आज पानी मिल रहा है तो हमने नल खुला छोड़ दिया, भैया सड़कों पे पानी ऐसे लोग बहा रहे हैं, नालियों में पानी बह रहा है, टंकी खुली है, किसी को मतलब नहीं है बंद करने का, तो ऐसे नहीं होता है संरक्षण। जितनी जरूरत उतना यूज करें। ठीक है, ऐसे ही बिजली का, पानी का, आप सभी चीजों का, वनों की कटाई नहीं करनी, जितनी जरूरत है उतने आप पेड़ काटो। ऐसा नहीं है कि काटने बंद कर दो, भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि जरूरत है लकड़ियों की, लेकिन उसकी जगह नए पेड़ लगाओ। एक काट रहे हो तो 2 लगाओ। ठीक है, ये इस तरीके से हम अपनी प्रकृति का और जो है या संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए दोस्तों कुछ संविधान में नियम भी बनाए गए, कुछ अधिनियम बनाए गए, जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता फैलाई गई, ताकि वो पर्यावरण का और जो हमारे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण करें। तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण संशोधन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था, 42वें अनुच्छेद के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 में बना था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? ये 1986 में बना था। इसके अलावा हम पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। तीनों याद रखना। ठीक है, पृथ्वी दिवस बता दो अब जल्दी से, कब मनाते हैं? बहुत बढ़िया, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च और विश्व जल दिवस 22 मार्च।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपकी यहाँ से नेक्स्ट यूनिट शुरू हो जाती है, यूनिट नंबर 11, भारत में पाए जाने वाले वन। भारत में पाए जाने वाले वन। कल हमने वनों के बारे में जाना जरूर था, लेकिन ये नहीं जानना था कि भारत में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इनके नाम ध्यान रख लो आप सभी। सदाबहार वन, मानसूनी वन, शुष्क वन, मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय वन, डेल्टाई वन, पर्वतीय वन, ये इस तरह के ये वन पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ हम यहाँ पर खनिजों के बारे में बात करेंगे, जैसे अभ्रक हो गया, है ना, जिसका भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है या कितना होता है, उन चीजों के बारे में देखें तो अभ्रक का उत्पादन जो है भारत में विश्व में पहला स्थान है, यानी पहले स्थान पर भारत की पोजीशन है। सबसे ज्यादा उत्पादन जो है भारत में किया जाता है अभ्रक का। ठीक है, भारत से संसार का 80% जो अभ्रक है ये निकलता है या प्राप्त होता है। और सोने की अगर बात करें तो भारत में विश्व का केवल 2% सोने का ही उत्पादन होता है। भारत में जो 98% सोना कर्नाटक राज्य में स्थित जो कोलार की खान है, ये याद रखना, कर्नाटक से निकलता है सोना। ठीक है, इन 2% में से 98% सिर्फ यहीं से निकलता है। ये मत समझना कि यहाँ पे मैंने 2% बोल दिया और फिर 98% कर्नाटक से, नहीं भाई, समझा करो। 2% का में से 98% लगभग केवल एक राज्य से, कर्नाटक की कोलार खान से निकलता है। इसके अलावा विश्व के 2 आदिम समाज कौन कौन से थे, तो एस्किमो और बुशमैन। ठीक है, भारत के 2 आदिम समाज कौन कौन से थे, ये तो विश्व के बताए हैं, और भारत के संथाल और भीली जनजातियां हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों अपने भारत की। हमारा भारत, इसकी कुछ स्थितियां, क्षेत्रफल वगैरह आपको जो ध्यान रखना है थोड़ा सा, वो एक बार आप लोग देख लो ताकि गलती ना हो। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये पूरा क्या है, क्षेत्रफल है हमारे भारत का, जिसमें स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो 15,200 है। समुद्री सीमा की अगर हम बात करें तो 7,516 किलोमीटर है। दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो विस्तार है भारत का, वो उत्तर में 8 डिग्री 4 जो है पूर्वी, एक सेकंड रुकिए, अक्षांश तक फैला है। ठीक है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के, छोड़ो इसको, यहाँ नहीं, आप यहाँ मैप में देखना, आपको मैप में बिल्कुल समझ में आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो देखिए 8 डिग्री 4 कहाँ, दक्षिण से लेकर के, और ऊपर जाओ उत्तर में कितना है, 37 डिग्री 6 तक फैला हुआ है। और अगर बात करें पूर्व से पश्चिम तक, तो पूर्व में पहले यहाँ देखो, पश्चिम में 68 डिग्री 7 अक्षांश से लेकर के ये किधर तक फैला है, 97 डिग्री जो है 97 डिग्री 25 मिनट तक ये फैला हुआ है। अब बात करें सबसे जो पूर्वी बिंदु है, वो अरुणाचल प्रदेश में किबिधु नाम से एक स्थान है, ये सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। और सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और फिलहाल तो ये लद्दाख वाला पोर्शन आ जाता है। अभी सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करूं मैं, तो अभी बताया मैंने आपको इंदिरा पॉइंट, देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, अंडमान निकोबार के पास में आपको ये दिख रहा होगा। तो ये पूरा इसका विस्तार है भारत का। आगे हम बात करेंगे अभी, देखो यहाँ भी आपको ये एक कटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता था। अभी पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो गुजरात में पड़ता है, राजहर की। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का वालांगू। ठीक है, मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा की अगर बात करें, क्योंकि ये तो जल में जाके है आपकी, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, लेकिन इससे पहले यहाँ जो हमारा मैप खत्म होता है सबसे नीचे तमिलनाडु, तो यहाँ का कन्याकुमारी है, ये सबसे दक्षिण बिंदु। अगर भूमि की बात करी जाए, मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, तो फिर ये कन्याकुमारी माना जाता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। सॉरी, मैंने ऊपर शायद देशांतर को भी अक्षांश बोल दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ समझ लीजिए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के
37°6 उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी अक्षांश क्यों कह रही है? क्योंकि जब ये हमारा ग्लोब है तो हमारा भारत जो है यहाँ स्थित है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये उत्तर में पड़ता है, ठीक है, इसीलिए उत्तरी अक्षांश इसको कहा गया है। 8°4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37°6 उत्तरी अक्षांश तक ये स्थित है। बाकी देशांतर की अगर बात करें, देशांतरीय विस्तार की, तो 68°7 से लेकर के 97°25 पूर्वी देशांतर तक ये स्थित है, ठीक है। यहाँ वही चीज एक बार फिर से दिखाई गई है भारत के मैप में कि किधर बंगाल की खाड़ी है, किधर आपका हिंद महासागर है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर वही एक बार फिर से दर्शाई गई है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे भारत के प्राकृतिक भाग कौन कौन से हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर पर्वतीय भाग, फिर उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिणी पठार, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तटीय मैदान व द्वीप समूह। ये क्या है? 5 प्रमुख प्राकृतिक भाग है भारत के, या भूभाग है भारत के, जिनमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई दोस्तों आपको अलग अलग देखने को मिलेगी माउंट एवरेस्ट की, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में 8,900 मीटर है ना। वैसे 8,848 मीटर भी होता है, दिखाता है कहीं कहीं, लेकिन आप लगभग में लिख देना 8,850 मीटर है, ठीक है। भारत के 4 प्रमुख परमाणु केंद्र कौन कौन से हैं, ये भी यहीं पर आप लोग देख लीजिए। तारापुर परमाणु केंद्र, कोटा परमाणु शक्ति केंद्र, ठीक है, कलपक्कम और नरोरा परमाणु केंद्र। इसके अलावा ये वन लाइनर की फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारत में जो तेल उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात में पड़ते हैं दोनों। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई और गुजरात में पड़ता है अंकलेश्वर, ठीक है। यहाँ से तेल का उत्पादन होता है। भारत में सबसे पहले श्री LJ भाभा ने परमाणु शक्ति का विकास किया था। इसके अलावा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना सन 1956 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा जल शक्ति परियोजना के 2 केंद्र के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। एक तो भाखड़ा नागल बांध या भाखड़ा नागल जल शक्ति केंद्र जो पंजाब में है, और शारदा जल विद्युत ग्रिड ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अभी आगे चलते हैं और आगे हमारी शुरुआत हो जाती है यूनिट नंबर 12 की, जिसका नाम है हमारी खनिज संपदा, शक्ति के साधन और कृषि और सिंचाई, आयात निर्यात। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने को आपको मिलेगी। हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपकी स्पीड तेज़ लग रही है तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से कम कर लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से, और कम लग रही है तो तेज़ कर लेना। मैं अपने हिसाब से बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हूँ ताकि कम से कम समय में हम इस पूरी मैराथन को कवर कर पाएँ। तो हम लोग यहाँ पर खनिज, अयस्क, आयात निर्यात और शक्ति के साधन, कृषि, सिंचाई, इस सभी के बारे में जानेंगे। शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं खनिज क्या होता है। तो पृथ्वी की भूपरपटी में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व होते हैं उनको हम कहते हैं क्या? खनिज, ठीक है। पृथ्वी की जो भूपरपटी मतलब सबसे ऊपरी परत होती है, उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को हम खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? तो खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम अयस्क कहते हैं, ठीक है दोस्तों। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में क्या क्या आएगा? जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, सभी धातुएं। और अधात्विक खनिज में जैसे कोयला, अभ्रक और गंधक इत्यादि, ये सभी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तो कौन सा खनिज कहाँ मिलता है और उसका क्या आर्थिक महत्व है, वो एक टेबल की हेल्प से यहाँ पर दर्शाया गया है आपको। जैसे लोहा है, ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन से राज्य में, और उसका आर्थिक महत्व क्या है। तो लोहे का आर्थिक महत्व क्या है? ये हर प्रकार की मशीनरी और कल कारखानों को निर्माण करने में काम आता है, ठीक है। सभी उद्योग इसी पर निर्भर है। तो लोहे का हो गया, कहाँ कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तांबे की बात करें तो झारखंड में मिलता है सबसे ज़्यादा। और इसके अलावा बिजली के तार आदि बनाने, मुद्राएं बनाने में, बर्तन बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में काम आता है तांबा। एल्युमिनियम की बात करें तो इसका उपयोग वायुयानों और बिजली
के तार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम का। और मैग्नीज की बात करें तो दोस्तों यह इस्पात बनाने और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। कीटाणुनाशक दवाएं बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सोने का 80% लगभग कर्नाटक में होता है। भारत में लगभग 2% और इस 2% का लगभग 80% कर्नाटक में ही उत्पादित होता है। ठीक है, यह बहुत ही मूल्यवान धातु है जिससे हम क्या करते हैं, आभूषण बनाने के काम में लेते हैं। चांदी की बात करें तो ये भी आभूषण बनाने के काम आती है, ये सब आप लोग जानते भी है। अब हम बात करेंगे शक्ति के साधनों के बारे में, कौन कौन से शक्ति के साधन हैं। तो शक्ति के साधन वो दैवीय शक्ति वाली बात नहीं है, यहाँ ऊर्जा की बात है। तो वर्तमान में शक्ति अथवा ऊर्जा के स्रोत ही विकास एवं औद्योगिकीकरण के आधार है। ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, जैसे कोयला, खनिज तेल, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है इन्हें जलाने से, है ना। प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, ये सभी क्या है, ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, और आजकल तो सोलर एनर्जी, ये भी या सोलर ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, ये सारे ऊर्जा के स्रोत है। जिनमें कोयले की बात करें, कोयला क्या होता है और साथ ही कोयले के कितने प्रकार है, सबसे उच्चतम गुणवत्ता का कोयला कौन सा होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। काले अथवा भूरे रंग का जो ज्वलनशील पदार्थ होता है उसी को हम कोयला कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन आदि तत्वों से मिलकर के ये बना होता है। सबसे ज्यादा इसमें कार्बन की मात्रा होती है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो ये एक क्रम में है कि भाई सबसे कम उपयोगी कौन सा है, उससे ज्यादा कौन सा, उससे ज्यादा उपयोगी कौन सा, और सबसे ज्यादा उपयोगी या सबसे ज्यादा गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है। तो उसके कर्म के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर हम बात कर रहे हैं एंथ्रासाइट की, ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है। उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और सबसे निम्न स्तर का या सबसे निम्न कोटि का कोयला है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रासाइट और सबसे निम्न गुणवत्ता वाला पीट। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब हम कृषि और सिंचाई की बात करेंगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। देश में लगभग 55% लोग हैं जो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, और देश की कुल राष्ट्रीय आय का 18% लगभग जो जीडीपी में भागीदारी होती है वो कृषि की होती है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे दोस्तों। फसलों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें और बागवानी फसलें। खाद्यान्न फसलों में क्या क्या आएगा, जैसे गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दाल, बाजरा इत्यादि। नकदी फसलें कौन कौन सी होती है, जिनको हम निर्यात करते हैं। ठीक है, जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट, तिलहन, तंबाकू इत्यादि। और पेय एवं बागवानी फसलें जैसे चाय, रबड़, गरम मसाले, है ना, ये सभी क्या है, बागवानी फसलें हैं। तो फसलों को हमने 3 भागों में या 3 वर्गों में इस प्रकार से बांटा कि खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें और बागवानी फसलें। अब हम बात करेंगे सिंचाई की। भारत में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं और कैसे कैसे होती है सिंचाई। तो आप लोग जानते हैं कि भाई हम अपने खेतों में जो पानी की पूर्ति के लिए पानी उसको देते हैं, खेत को, सिंचाई कहलाता है। वो नलकूप के माध्यम से होती है, वर्षा के माध्यम से, नदी नहरों के, या ड्रिप सिंचाई, या स्प्रिंकलर सिंचाई जिसको छिड़काव विधि भी कहते हैं, और ड्रिप सिंचाई को कहते हैं। वर्तमान में जो नवीन पद्धति चली है सिंचाई करने की उसको ड्रिप सिंचाई कहते हैं। नलकूप के माध्यम से भी होती है, ट्यूबवेल, वर्षा जब होती है तब उस पर भी निर्भर रहते हैं बहुत सारे किसान की, बारिश आएगी तब हमारे खेत में पानी आएगा और फसल अच्छी होगी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। फिर आयात निर्यात कहीं को कहते हैं। आयात यानी इंपोर्ट, यानी दूसरे देश से जब हम किसी सामान को खरीदकर अपने देश में लाते हैं उसको हम आयात कहते हैं। यानी जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु दूसरे देश से खरीदता है वो आयात होगा। और निर्यात क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट हम किसे कहते हैं, जब जिस चीज का उत्पादन हम अपने देश में अधिक कर रहे हैं, अपनी जरूरत से अधिक कर रहे हैं, उसको हम दूसरे देश में बेच देते हैं। ठीक है, वो
निर्यात कहलाता है। यानी अपने देश में आवश्यकता से अधिक पैदा हुई या बनी वस्तु को दूसरे देश में बेचना ही निर्यात कहलाता है। भारत का विदेशी व्यापार का लगभग 98% जो है जल मार्ग के द्वारा होता है, यानी बड़े बड़े जो पानी के जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, उनमें भर के ले जाया जाता है सामान, और 2% जो है केवल स्थल मार्ग से या वायुयान के द्वारा ही होता है। अब भारत में कौन कौन से प्रमुख आयात के जो है चीजें हैं जिनको आयात किया जाता है और कौन सी ऐसी है जिनको हम निर्यात करते हैं। तो आयात करते हैं हम मशीनों का, ठीक है, और पेट्रोलियम उत्पादों का, बहुमूल्य मोती रत्नों का, लोहे का, खनिज तेलों का, कोयले का, इन सभी का हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। आयात की प्रमुख वस्तुएं हैं। निर्यात हम करते हैं कृषि से संबंधित उत्पाद जो हमारे यहाँ ज्यादा उगता है उसका, ठीक है, कच्चे लोहे का, खनिज का, और वस्त्र या तैयार कपड़ों का, हस्तकला की वस्तुओं का निर्यात करते हैं। तो ये सब निर्यात की प्रमुख वस्तुएं हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट यहाँ आ जाती है जिसमें हम सरकार के बारे में या पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाती है, जिसमें हम सबसे पहले सरकार के अंग जानेंगे। तो इस यूनिट की शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश है कि 1 घंटे के भीतर हम इस मैराथन को कंप्लीट कर ले और पूरा सिलेबस इसका कवर कर ले। इतनी स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। और हाँ दोस्तों, जो आप लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है 20 तारीख को अनाउंसमेंट किया जाएगा उन 10 जो है लकी विनर्स का, जिन्होंने सबसे ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाया होगा अपने फ्रेंड्स से और उसके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किए होंगे, जो कि टीम का नंबर है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 8534940990, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों, अगर आप लोग इन पीडीएफ्स को चाहते हैं, या तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करवाइए शेयर करके, और उसके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। और या फिर आप लोग इसके लिए 99 रुपीज़ जो है वो पे कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर, सामाजिक अध्ययन और शैक्षिक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, विज्ञान और मॉडल सीरीज, जो मॉडल आते हैं राजन के, वो सारे के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और मैराथन क्लासेस की ये सारी पीडीएफ्स। तो ये एक हो गया आपके लिए, यहाँ पर मैं लिखा छोड़ देती हूँ ये नंबर। आगे हम लोग बात करेंगे, कोई भी अलग से मैसेज आप इस नंबर पे नहीं करेंगे, बस सिर्फ जितना आपको बताया गया है उतनी ही जानकारी आप यहाँ से लेंगे। टीम का नंबर है, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको। आगे हम लोग बात करते हैं सरकार के अंग। समझने से पहले सरकार समझो, सरकार क्या होता है। तो सरकार का मतलब है देश का शासन चलाने वाली संस्था, ठीक है। देश का शासन चलाने वाली संस्था या सत्ता को हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। सरकार सामान्यतः 3 प्रकार के कार्य करती है। कौन सा? कानून बनाना, उनको लागू करना, और जो व्यक्ति उनका पालन ना करे उसे फिर दंड भी देना। ये 3 कार्य होते हैं सरकार के। कानून बनाना, उसको लागू करना यानी क्रियान्वयन करना उसका, और अगर उसका कोई व्यक्ति पालन नहीं कर रहा है तो फिर उसको दंड देना। इन कार्यों को करने के लिए सरकार के 3 अलग अलग अंग होते हैं, जिनका अलग अलग अपना कार्य जिनको दिया गया होता है। कानून बनाने का काम अलग, ठीक है, उसको लागू करने का अलग, और जो ना माने उसको दंड देने का काम अलग, ठीक है। तो सरकार के वे 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला है व्यवस्थापिका, जिसको हम संसद के नाम से जानते हैं, जहां कानून बनते हैं। दूसरा है कार्यपालिका, जो कि इन बनाए गए नियमों को लागू करता है। तीसरा है न्यायपालिका, जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा, नहीं मानेगा, उसको क्या करेगा, यहाँ पर दंड देगा। तो ये 3 अंग है। पहले हम बात करेंगे व्यवस्थापिका यानी जो कानून बनाता है, संसद के बारे में। संसद का काम है कानून बनाना, इसको जनता का दर्पण भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसे भारत में संसद कहा जाता है व्यवस्थापिका को, वैसे इंग्लैंड में भी संसद के नाम से ही जानते हैं जहां कानून बनते हैं। जापान में इसको डाइट के नाम से जानते हैं, और अमेरिका में इसको कांग्रेस बोलते हैं संसद को, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा कार्यपालिका का काम क्या होता है? इन नियमों को, इन रूल्स को लागू करना, क्रियान्वित करना। भारत में राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और इसके अलावा दोस्तों, न्यायपालिका का काम क्या होता है? जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसको दंड देना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का काम भी
न्यायालय का होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब हम शक्तियों का पृथक्करण के बारे में जानेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इन सब की जो है अलग अलग अपनी पावर्स है, शक्तियां हैं एक दूसरे पर। ये आप लोग जो सरकार होती है, सरकार के भाग होते हैं कि भैया ये राज्य सरकार, ये केंद्रीय सरकार, इनमें जो कुछ शक्तियां होती है वो बटी हुई रहती है। सारी शक्ति किसी एक हाथ में नहीं होती, सबके हाथों में थोड़ी थोड़ी शक्तियों को बटा हुआ बांट देते हैं ताकि कोई भी मतभेद ना हो, है ना। इसके बारे में अभी समझने को मिलेगा आपको। सबसे पहले ये देख लो कि शक्तियों का जो विभाजन होता है वो कौन सी अनुसूची में दिया गया है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है आपको इस टेबल की हेल्प से शक्तियों का बंटवारा, कि जो भी शक्तियां होती है वो केंद्र और राज्य के बीच में बटी हुई होती है, और कुछ शक्तियां ऐसी होती है जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती है, दोनों मिलकर उसमें क्या करती है, दोनों मिलकर उस पर अपने नियम बनाती है। और अनुसूची 7 में इसका वर्णन है हमारे संविधान में। संघ सूची क्या होती है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाए, ठीक है। इसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता। जैसे रक्षा संबंधित मामले, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, मुद्रा, बैंक, इन सब से संबंधित जो मामले होते हैं संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची को हम बाद में देखेंगे, अभी इधर देखते हैं। संघ सूची में अभी वर्तमान में 100 विषय शामिल है और 61 विषय शामिल है राज्य सूची में। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं इन पर कानून बनाने का, यानी कि इनके लिए फैसले लेने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। और इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे भूमि, पशुपालन, बाजार, ठीक है, और कृषि, इनसे संबंधित सारे डिसीजन राज्य सरकार के होंगे। फिर एक आती है समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय है, और समवर्ती सूची उसे कहते हैं जिसमें संघ सूची और राज्य सूची दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। जैसे शिक्षा, वन, शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, समवर्ती सूची में आएगा। न्याय, स्वच्छता, औद्योगिक विकास, ये सभी, ठीक है। अभी यहाँ वही चीज लिखी गई है कि संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। और अगर कोई विवाद हो जाए दोनों के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवाद वाली स्थिति हो जाती है, तो तब फिर केंद्र के द्वारा बनाया गया, यानी संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून होगा वो मान्य होगा, ना कि राज्य वाला, ठीक है। अगर दोनों में कोई लड़ाई हो जाती है, मतभेद हो जाता है उस समय पर। संसद की हम बात कर रहे हैं तो भारत संघ की सर्वोच्च विधायिका कहलाती है संसद, जिसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद आपके 79 में मिलता है, 79 अनुच्छेद में मिलता है। संसद के अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। लोकसभा की बात करें तो ये प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी इसे जाना जाता है, हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी इसको जाना जाता है। राज्यसभा की बात करें तो ये द्वितीय सदन अथवा उच्च सदन होता है, ठीक है, निम्न सदन लोकसभा। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर एक बार फिर से यही चीजें आपको दर्शाई गई है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, 3 इसके संसद के हिस्से होते हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा को हमने अभी बताया कि उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है ना। बाकी कौन से राज्य की केंद्र शासित प्रदेश की कितनी सीटें हैं ये आपको यहाँ पर याद रखना जरूरी नहीं है। अधिकतम सीट बस आप याद रख लीजिएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है राज्यसभा में, 250, और लोकसभा में 552, ठीक है। बाकी ये ज्यादा डिटेल हो जाएगा, इतना आपको याद रखने की आवश्यकता है यहाँ पर डीएलएड के एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में अलग अलग से जानेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि संसद की जो एक सेकेंड रुकिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे राज्यसभा, जिसको उच्च सदन के नाम से भी हम जानते हैं। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? 250, ठीक है।
और इसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में मिलता है। वर्तमान समय में 245 सीटें हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी भरी जा सकती है? 250। वर्तमान में कितनी भरी जा चुकी है? 245। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष अनुभव या ज्ञान प्राप्त किए हुए हो। शेष 243 सदस्य संघ की इकाइयों द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी ही चाहिए। इसके अलावा राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये याद रखना है आपको। कौन सी सभा ऐसी है जिसको भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा, जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरी जानकारी हो गई आपकी राज्यसभा से संबंधित। अब हम देखेंगे राज्यसभा के कार्य। पहला कार्य है व्यवस्थापिका संबंधी कार्य। इसमें धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 माह और धन विधेयक को केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। उसके बाद उसको पास करना होता है। ठीक है, इससे ज्यादा दिनों तक ये अपने पास नहीं रख सकती राज्यसभा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा लेती है। आगे आपको जानकारी मिलेगी। अभी देखो यहाँ पर लोकसभा के बारे में। इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में था। संसद का 79 में था। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, किसी सरकारी पद पर ना हो और संसद द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं पूरी करता हो। साथ ही संसद का प्रथम तथा निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं इसके प्रतिनिधि। और वर्तमान में अधिकतम संख्या कितनी है? 552। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं 80 सीटों पर और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, इसके पदाधिकारी कौन कौन होता है? तो एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष जो है वो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, संयुक्त अधिवेशनों की भी अध्यक्षता करता है। अधिवेशन किसे कहते हैं? लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य अधिवेशन में कितना समय जो अधिवेशन बुलाया जाता है लोकसभा का, वो 6 माह से अधिक का उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह पूरे होने से पहले ही जो है दूसरा अधिवेशन बुला लिया जाता है लोकसभा का। तो 6 माह से ज्यादा का इनके बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसका कार्य क्या है? शांति व्यवस्था बनाए रखना, धन विधेयक को प्रमाणित करना, किसी प्रस्ताव पर निर्णायक मत देना, सदस्यों को सदन में भाषण की अनुमति देना। ये सारे कार्य किसके होते हैं? अध्यक्ष के होते हैं। उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो लोकसभा उपाध्यक्ष की उपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। अगर अध्यक्ष नहीं आया तो फिर उपाध्यक्ष संभालेगा उसके काम को। ये इसका कार्य है। आगे बात करेंगे लोकसभा के और क्या क्या कार्य है। तो विधायी कार्य, जिसमें संघ सूची के सभी विषयों पर कानून बनाना, आवश्यकता पड़ने पर समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाना। वित्त कार्य है, धन विधेयक तथा बिल विधेयक को पारित करने का काम लोकसभा का है। कार्यपालिका संबंधित कार्य होते हैं, जैसे मंत्री परिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी ये होता है। इसके अलावा लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए भी ये अपना क्या करते हैं? निर्वाचन में भाग लेते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति के पद के बारे में, जिसका उल्लेख मिलता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में। इसका अलावा भारत का ये प्रथम नागरिक होता है, जैसे कि थोड़ी देर पहले अभी बताया ही था मैंने। देश का संवैधानिक प्रधान होता है। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? तो उसके लिए आप भारत के नागरिक हो। सबसे पहली बात, आपकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य आप ना हो। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति
राष्ट्रपति में होती है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में मिलता है। राष्ट्रपति का वेतन प्रति महीने कितना होता है? 5 लाख रुपये होता है। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो अनुच्छेद 54 में वर्णन है राष्ट्रपति के निर्वाचन का। इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी, इनकी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये सब मिल करके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से निर्वाचन तथा मतगणना या एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार जो है निर्वाचन करते हैं। आप कहेंगे मैम बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम बता दिया, समझ में नहीं आया, क्या है ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति? मैं बताती हूँ। जैसे मान के चलो ए, बी और सी, ये 3 क्या है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है। ठीक है, ध्यान से समझने आया, समझने वाली बात है। अभी मैंने आपको क्या बताया? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार इनका जो है निर्वाचन होता है। अब कैसे होगा? मान के चलो हम सभी आप और मैं, हम सभी क्या है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। तो हमें कहा गया कि भाई राष्ट्रपति को वोट दो, बताओ कौन सा राष्ट्रपति आप लोग चुनना चाहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने से सिर्फ इनमें से एक को चुनना है कि भाई मुझे तो ए पसंद है तो मैं ए को वोट दे देती हूँ, है ना, बी और सी को कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता, यहाँ हमें तीनों को वोट करना पड़ता है। आप कहेंगे फिर ऐसे जीतने और हारने का कैसे पता चलेगा? हमें यहाँ सिक्वेंस में वोट करना है कि आप पहले नंबर पर किसको चाहते हैं। मैंने कहा मुझे तो ए पसंद है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अगर ए ना बना राष्ट्रपति तो फिर आप इनमें से किसे चाहेंगे, बी और सी को? मैंने कहा इनमें से जो सी वाला है वो ज्यादा ठीक है और बी वाला तो सबसे पीछे, सबसे तीसरे नंबर पर है, जिसको मैं नहीं चाहती कि ये राष्ट्रपति बने। अगर ये दोनों ना बने फिर तो है ही भाई, तीसरा बनेगा ही ये तो। इसी प्रकार से आप आए, आपने कहा मुझे तो बी पसंद है, तो आपने इसे पहले नंबर पर रख दिया, ए को दूसरे नंबर पर, इसे तीसरे नंबर पर। तो ऐसे आपको ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से निर्वाचन होता है। इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसे होता है बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। अब भैया ऐसे चुन लिया गया राष्ट्रपति को, हो गया निर्वाचन, पता चल गया कौन है राष्ट्रपति। फिर निर्वाचन होने के बाद काम खत्म नहीं होता है, यहाँ से तो शुरुआत होती है। सबसे पहले तो शपथ दिलाई जाएगी राष्ट्रपति को। कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। इसके बाद राष्ट्रपति के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा, फिर, है ना। फिर उसके बाद राष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, महान्यायवादी और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति भी करता है। इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, याद रखना आप लोग। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, निर्वाचित आयोग, राजभाषा आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है। तो इन सब अधिकारियों की या इन सब की जो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा विधायिका संबंधी अधिकार होते हैं राष्ट्रपति के पास। वित्तीय अधिकार, न्यायिक अधिकार होता है कि जैसे कोई मान के चलो सुप्रीम कोर्ट ने कोई व्यक्ति था जिसने कोई गलत काम किया जिसकी वजह से उसको मृत्युदंड दे दिया गया, तो हाई कोर्ट में मृत्युदंड मिल गया। उसके बाद वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, वो चाहता है कि वो बच जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गया, वहां भी उसे उसकी गलती की सजा मृत्युदंड मिली। फिर उसके बाद उसके पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो ये है कि राष्ट्रपति ने अगर उसको क्षमादान दे दिया, उसको माफ कर दिया, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का भी डिसीजन था उसको फांसी देने का, उससे वो बच सकता है। अगर ऐसा राष्ट्रपति ने किया तो उसके पास इतना पावरफुल ये एक राइट होता है, अधिकार होता है, न्यायिक अधिकार, क्षमादान की शक्ति का। ठीक है, वो चाहे तो किसी को फांसी की सजा हो गई उसको बचा सकता है। फिर सैनिक अधिकार, यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। राजनयिक अधिकार, इसमें क्या करता है ये? राजनयिकों की नियुक्ति करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषा का भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति की
संकटकालीन शक्तियां क्या क्या होती है। तो राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियां होती है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। ठीक है, जब चाहे राष्ट्रपति अगर चाहे तो इन 3 शक्तियों का प्रयोग कर सकता है संकटकालीन स्थिति में। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इसका वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 352 में। ये याद रखना, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 3 तरह के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय आपातकाल? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अनुसार। और इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी रखता है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य आपको देखने हैं यहाँ पर कि भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी, बताओ जल्दी से। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबी अवधि तक क्या रहे? राष्ट्रपति के पद पर रहे। और सबसे कम अवधि तक रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, यानी इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, यही बन गए थे फिर राष्ट्रपति। हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी पद ग्रहण किया था। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में, यानी मतलब अगर राष्ट्रपति नहीं है उस समय पर, तो उसका कार्यभार फिर मुख्य न्यायाधीश को भी मिल जाता है अगर ऐसी सिचुएशन कोई क्रिएट हो जाती है। रामनाथ कोविंद भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। फिलहाल जो हमारे राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद जी, तो वो 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। चलो आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 15। अभी बिल्कुल थकान होने लगी है, लेकिन चलते हैं। जोश कम नहीं होना चाहिए, ना तो आपका ना मेरा। फटाफट से लाइक करते रहो दोस्तों, बढ़ाओ लाइक की संख्या और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत समय जा रहा है मेरा इसमें और इतना तो बनता है। अब हम 15वीं यूनिट में कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में हमने देख लिया, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, ये सब हो गए। अब हम आएंगे मंत्री परिषद पर। ठीक है, मंत्री परिषद का वर्णन मिलता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह से मंत्री परिषद जो है वो गठित की जाती है। मंत्री परिषद का गठन मंत्री परिषद में क्या कौन कौन होते हैं भैया? एक तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, फिर और बहुत सारे मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, है ना, ये सब। प्रधानमंत्री का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 75 के अनुसार। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही की जाती है। और बाकी कौन कौन से मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, है ना, बिल्कुल, ये सब हो गए। अब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है? मंत्री परिषद में जो प्रधानमंत्री होता है तथा तीनों स्तर के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल में कौन आएगा? केवल प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट मंत्री। लेकिन जब बात करेंगे मंत्री परिषद की, तो इसमें सारे स्तर के, यानी आप अगर बात करें तो राज्य मंत्री भी आ जाएंगे इसमें, बाकी सभी। ठीक है, तो तीनों स्तर के मंत्री भी आ जाएंगे, उप मंत्री भी, और बात करें कैबिनेट मंत्री भी और राज्य मंत्री भी, और प्रधानमंत्री तो आएगा ही आएगा। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, मंत्री परिषद के क्या दायित्व होते हैं? सामूहिक दायित्व। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्री परिषद के सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं ये। और इस प्रकार यदि लोकसभा में मंत्री परिषद के किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो वह समस्त मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास समझा जाता है। अगर इस पूरी मंत्री परिषद में किसी एक भी मंत्री के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया, प्रस्तुत हो गया, तो समझो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को अविश्वास का पात्र समझा जाएगा। मंत्री परिषद की शक्ति कौन कौन सी होती है, क्या क्या कार्य होते हैं? तो नीति निर्धारण करना, इसके अलावा कानून निर्माण पर नियंत्रण,
राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद का जो है सामान्य कार्य करते हैं, वित्तीय कार्य करते हैं, विदेशिक संबंधों का संचालन करते हैं, नियुक्ति संबंधी कार्य करते हैं। ये सारे काम किसके हैं? मंत्रिपरिषद के। मेरे ख्याल से मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, अभी थोड़ा सा एक बार रेस्ट ले लेते हैं, मैं भी पानी पी लेती हूँ। बिल्कुल मशीन के जैसे मेरी एकदम स्पीड बढ़ी हुई है, कहीं आपके सर के ऊपर से ना जाने लगे। तो 1 सेकेंड रुकते हैं, आप लोग भी थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, ठीक है। चलो अब हम लोग वापस आते हैं और देखेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित इसके क्या क्या कार्य होते हैं, प्रधानमंत्री के कौन कौन सी शक्तियां होती है प्रधानमंत्री के हाथों में। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है या प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री क्या क्या कार्य कर सकता है या कौन कौन सी शक्तियां इसके हाथों में है? तो मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, भाई प्रधानमंत्री तो करता है मंत्रिपरिषद का निर्माण राष्ट्रपति की सहायता से। मंत्रियों में विभाग का बंटवारा करना और उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करना, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, क्योंकि प्रमुख है, लोकसभा का नेता भी होता है, राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच संबंधकर्ता का कार्य करता है, विभिन्न पद प्रदान करना, उपाधियां प्रदान करना, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश का सर्वोच्च नेता तथा शासक कहलाता है प्रधानमंत्री। आगे चलो, इतना कवर हो गया। अब आपकी 16 और 17 यूनिट इसी में मिक्स मार्क्स होके आपकी आ जाएगी। ये है भारत की एकीकृत न्यायपालिका। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग न्यायपालिका से संबंधित पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो हमारे देश का एक सर्वोच्च न्यायालय है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो एक ही है। फिर उसके नीचे जो काम करता है या उससे निचले स्तर पर जो आता है वो है हमारा उच्च न्यायालय। वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है। इसके बाद जो उससे निचले स्तर पर आता है वह है जिला न्यायालय, फिर आता है मुंसिफ न्यायालय और फिर सबसे निचले स्तर पर आता है न्याय पंचायत, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय भारत में सिर्फ एक है, कहाँ स्थित है जल्दी से कमेंट करके बताओ। और उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 है। जिला न्यायालय प्रत्येक जिले में होता है एक, मुंसिफ न्यायालय भी एक प्रत्येक जिले में एक होता है और न्याय पंचायत ग्राम स्तर पर होती है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा उच्च न्यायालय है या इसमें न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। तो पहली योग्यता जो सबके लिए सेम रहती है वो ये है कि भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। तो ये अगर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। कार्यकाल कितना होता है और महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो कैसे होती है वो देखिए आप यहाँ पर। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है, ठीक है। जैसे ही उनकी एज 65 वर्ष होगी उनको रिटायरमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्होंने ज्वाइन ही 50 वर्ष की उम्र में किया उसके बाद 65 वर्ष, नहीं, 65 वर्ष की आयु तक ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर वो काम कर सकते हैं। असमर्थता के कारण अगर वो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, असमर्थ है, तो संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, जिसको हम महाभियोग भी कहते हैं। न्यायाधीश स्वयं भी त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब सर्वोच्च न्यायालय की हम बात कर ही रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, कौन कौन से क्षेत्रों में इसका अधिकार है और क्या क्या काम जो है करते हैं।
करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की हम बात कर रहे हैं, इनका एक तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करना जो है वो काम होता है। इसके अलावा जो संघ और राज्यों के बीच में अगर कोई झगड़ा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, उसका निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। और अपीली मामलों को भी देखता है, जैसे दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे की अपील की भी सुनवाई करता है। इसके अलावा सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है जनहित के मामलों में तथा कानून मसलों पर राष्ट्रपति की सलाह देने की राष्ट्रपति को शक्ति रहती है। इसके अलावा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो 5 प्रकार की रीट भी जारी कर सकता है। जो भारत क्या बोलते हैं संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं भारत के नागरिकों को, उनको बचाने के लिए गारंटी लेता है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है अगर कहीं भी किसी भी वजह से किसी के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो, ठीक है। और यही 5 प्रकार की सेम रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय भी, लेकिन इसका अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद अलग अलग है, रीट यही 5 जारी होती है अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। कौन कौन सी रिट है? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि बंदी को जो है सशरीर प्रस्तुत करना 24 घंटे के अंदर अंदर, या जो बंदी बनाया गया है इंसान उसको अदालत के सामने या जज के सामने प्रस्तुत करना। पहला अधिकार हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। या दूसरी रिट क्या है? परमादेश। परमादेश यानी सबसे बड़ा आदेश जो जारी करता है, सार्वजनिक अधिकारियों को जो आदेश देता है कि आप अपने पद का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं और ये मेरा आदेश है, या तो अपना कार्य को सही ढंग से करें, नहीं तो ये अंतिम चेतावनी होगी, आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। ऐसे ही सबसे बड़ा आदेश ये भी रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। अगर जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के निचले स्तर के न्यायालय है, हाई कोर्ट, ठीक है, और जिला न्यायालय, तो अगर इनके द्वारा कोई फैसला ले लिया गया है और वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सही नहीं है तो उस पर रोक भी लगाई जा सकती है, तो ये अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर चौथे प्रकार की रिट जो जारी करता है वह है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब ये है प्रमाणित होना या सूचना देना। अधीनस्थ न्यायालय को जो है निर्देश दे सकता है कि भैया आप लोग क्या करें, इसके संदर्भ में जो है सूचना प्रदान करें, ठीक है। पांचवा क्या है? अधिकार प्रेच्छा, यानी यदि कोई अधिकारी जिसका वो कार्य नहीं है उस कार्य को कर रहा है, मान के चलो अगर कोई कांस्टेबल है पुलिस में, ठीक है, यूपी पुलिस में कोई कांस्टेबल है और वो चालान काटने लगे, तो ये काम उसका नहीं है लेकिन फिर भी वो उस काम को कर रहा है, तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है अधिकार प्रेच्छा ये रिट जारी कर सकता है। यानी आपके जो अधिकार क्षेत्र नहीं है, आप उसमें कैसे कार्य कर रहे हैं, जरा इसका जो है हमको बताइए सही से। तो ये जो है वारंट भेज सकता है उसके खिलाफ, किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं, हमें जरा इसकी जानकारी दो, तो ये एक और रिट जारी कर सकता है। ये 5 रिट है, इनके नाम याद रख लो, बस इतना डीप आपसे पूछेगा ही नहीं। 5 के नाम याद रखो: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेच्छा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं जो मौलिक अधिकार है उनको बचाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 31 न्यायाधीश होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000 और बाकी न्यायाधीशों को वेतन भारत की जो संचित निधि है वहां से इनका वेतन जो है वो दिया जाता है। इतना हो गया। अब हम चलेंगे उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की हमने सारी जानकारी ले ली है। उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें दोस्तों, उच्च न्यायालय में एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश और बाकी होंगे अन्य न्यायाधीश जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह के द्वारा की जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन होता है 2,50,000
रुपये प्रति माह, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके 2.25 लाख रुपीस पर मंथ इनकी इनकम होती है, आय होती है। उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर निगरानी रखते हैं। अनुच्छेद 229 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते जो है वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, घोषित किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है, तथा इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है और सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष तक। ठीक है, आगे बात करें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 ईस्वी में या 1866 में हुई थी। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है भारत का चौथा उच्च न्यायालय है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको और क्या इसके बारे में जानना है? उच्च न्यायालय की शक्तियां आप लोग देखिए। प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, लेख जारी करने का अधिकार होता है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में ये इनकी सारी शक्तियां होती है उच्च न्यायालय के पास। इसके अलावा दोस्तों और इसका अधीनस्थ जो न्यायालय होता है, अधीनस्थ का मतलब होता है निचला। जैसे सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ कौन है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का अधीनस्थ कौन है? जिले के जो न्यायालय है, जनपद स्तरीय न्यायालय। तो इनके बारे में बात करेंगे। जो जनपद स्तर के न्यायालय होते हैं, तो जनपदीय न्याय प्रणाली के अंतर्गत जनपद के दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व संबंधी सभी न्यायालय और न्यायाधीश इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, सभी मामले। इस पर राज्य के उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण भी होता है। प्रत्येक जनपद में 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। कौन कौन से? दीवानी न्यायालय, फौजदारी मामले जिसमें लिए जाए, और राजस्व न्यायालय। आप कहेंगे दीवानी मामले कैसे होते हैं? जो धन संबंधी मुकदमे होते हैं वो सारे इस वाले न्यायालय में उनकी सुनवाई होगी। फौजदारी मतलब लड़ाई झगड़ों से संबंधित जो मुकदमे होते हैं वो यहाँ सुने जाएंगे। और लगान या राज्य के राजस्व से संबंधित या सिंचाई बंदोबस्त के विवादों की सुनवाई होगी राजस्व न्यायालय में। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके काम के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 18। 20 यूनिट है इसमें, बस समझो कि लगभग और 20 मिनट में हम इसको पूरा फिनिश कर देंगे। सामाजिक अध्ययन का खेल खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा और साहस बना करके रखो मजबूती के साथ। यूनिट नंबर 18 है जिसका नाम है भारतीय वित्त व्यवस्था एवं बजट। भारतीय वित्त व्यवस्था एवं बजट। दोस्तों अर्थशास्त्र में जिस भाग में सरकार की आय तथा व्यय संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक वित्त या राजस्व कहते हैं। बजट जो शब्द आया था ये फ्रांसीसी शब्द बुगे से बना है। बुगे का अर्थ होता है चमड़े का थैला या बैग। ये आपको जरूर याद रखना है कि बजट शब्द किस शब्द से बना है? फ्रांसीसी शब्द बुगे से बना है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट का जो वर्णन है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में है। बजट कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान से देखिएगा। राजस्व बजट, पूंजी बजट, पूंजी प्राप्तियां, संतुलित बजट और जेंडर बजटिंग। ये इतने प्रकार के क्या होते हैं? बजट होते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। राजस्व बजट क्या है? बजट का वह भाग जिसका संबंध राजस्व के व्यय तथा आय से हो उसको हम क्या कहेंगे? राजस्व बजट कहेंगे। ठीक है। पूंजी बजट, यह बजट का वह भाग है जिसका संबंध पूंजी की प्राप्ति तथा व्यय से होता है। पूंजी प्राप्तियां किसे कहते हैं? किसी भी सरकार की सभी गैर राजस्व प्राप्तियों को पूंजी प्राप्ति कहा जाता है। संतुलित बजट किसे कहते हैं? जिस बजट की सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय के बराबर होती है, उसका व्यय और आय बराबर होती है तो उसको संतुलित बजट कहते हैं। जेंडर बजटिंग किसको कहते हैं? सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो संसाधन तथा कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता है, उसको हम जेंडर बजटिंग कहते हैं। अब बात आ जाती है दोस्तों टैक्स, कर। क्या होता है कर? कर नागरिकों की आय का वह भाग है
जो सरकार सामान्य जन उपयोगी सेवाओं को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। यानी जनता के लिए ही कार्य करने के लिए उनसे टैक्स लिया जाता है, कर लिया जाता है। उन्हीं के सुधार के लिए कहीं पुल बनवाना है, सड़क बनवानी है, तो ये अपनी जेब से थोड़ा ही ना खर्च करेगी सरकार। वो जनता की आय में से कुछ प्रतिशत उसका ले लेती है, फिर उसका सामूहिक रूप से प्रयोग करती है। कहीं पंचायत व्यवस्था कर दी, कहीं पर सभाघर बना दिया, कहीं सरकारी स्कूल बना दिया। तो ये सब किसके पैसों से होता है? जनता के पैसों से। ठीक है, उसको आय, उसकी आय से एक छोटा सा हिस्सा कर के रूप में ले लिया जाता है। कर की विशेषताएं क्या है? कर एक अनिवार्य भुगतान है जो कि देना ही पड़ता है, नहीं तो सरकार फिर कुछ भी सामान उठा के ले जाएगी। मजाक कर रही हूँ, लेकिन ये एक अनिवार्य भुगतान है। ठीक है, सजा हो सकती है अगर कर छुपाते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। कर से प्राप्त आय का व्यय जनसाधारण की भलाई के लिए ही किया जाता है। बदले में करदाता को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है, प्रत्यक्ष नहीं मिलता। कर का भुगतान व्यक्तियों द्वारा अपनी आय से ही किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों कर भी कई प्रकार के होते हैं, कोई प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, तो वो हम लोग देखेंगे। तो कर का वर्गीकरण दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। पहला, कर भार के आधार पर, दूसरा कर रोपण के आधार पर। तो पहले हम देखेंगे कर भार के आधार पर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो मैंने आपको बता दिया कि बुगे शब्द से बना है बजट, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, अभी इसको देखेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस पर वह लगा हो। इसका भार वह अन्य व्यक्ति पर नहीं टाल सकता, उसको हम प्रत्यक्ष कर कहेंगे। अप्रत्यक्ष कर कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति पर लगाए जाने वाला कर है, परंतु इसका भुगतान पूर्णतः या अंशतः दूसरे व्यक्ति द्वारा भी किया जाता है। जैसे प्रत्यक्ष कर में आ जाएगा आपका इनकम टैक्स, आय कर आपको डायरेक्टली देना पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर में आप किसी सेवा का कर दे सकते हैं, जैसे टोल टैक्स आपसे लिया जाता है। ठीक है, या फिर अगर बात करें किसी भी सेवा का, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, तब उसमें से आपसे कर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। ठीक है, जीएसटी कटती है। तो वो सब चीज कैसे है? वो अप्रत्यक्ष कर है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मूल्य वर्धित कर की, जो कि पहले लगता था वैट, मूल्य वर्धित कर। ये कैसा कर था? अब ये नहीं रहा, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसके लिए जीएसटी लागू कर दी गई है। तो मूल्य वर्धित कर यानी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये क्या है? जिस कर की वसूली मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण, यानी प्रोडक्ट के बनने से लेकर जब तक वो कस्टमर तक नहीं पहुंच जाता, वो हर स्टेप पर टैक्स लगता था और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। मान के चलिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ से होलसेलर ने सामान खरीदा, फिर रिटेलर ने खरीदा, फिर यहाँ कस्टमर के पास गया, तो जितनों के पास गया यहाँ उसको टैक्स लगता चला गया और वो बहुत महंगी हो जाती थी। तो ये इस वजह से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसको कहते थे मूल्य वर्धित कर या वैल्यू एडेड टैक्स। अब हम बात करेंगे, जो हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में जाना, कौन कौन से कर अप्रत्यक्ष है और कौन कौन से प्रत्यक्ष कर है। तो यहां देखेंगे आप, कर क्या है? सरकार की आय का साधन होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर जैसे आय कर हो गया, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ये सब कैसे है? प्रत्यक्ष कर है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क। ठीक है, ये सब अप्रत्यक्ष कर में आएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाएंगे। आगे चलते हैं, केंद्र एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा। भाई केंद्र सरकार की आय के स्रोत कौन कौन से है? केंद्र सरकार कौन कौन से टैक्स लेती है? राज्य सरकार की आय के स्रोत कौन कौन से है? वो कौन कौन से टैक्स लेगी? तो ये कर क्या है? उनकी आय का स्रोत है, ये तो आप लोग जान गए। अब केंद्र की आय का स्रोत कौन से कर होंगे और राज्य की का कौन से होंगे, इन दोनों में आपको समझना है। पहले हम बात करेंगे केंद्र सरकार की आय के स्रोत। इसमें आपका इनकम टैक्स आ जाएगा, आय कर, निगम कर, संघ उत्पादन शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क या बैंक की ब्याज इत्यादि, ये सभी केंद्र सरकार को आपके टैक्स जाते हैं। और राज्य सरकार कौन कौन से लेती है? जैसे आपके भूमि कर या लगान वसूला जाता है, कृषि पर जो कर लिया जाता है वो राज्य सरकार लेती है। भूमि तथा भवन पर जो कर लगता है, रोड टैक्स जो लेती है हर सरकार अपनी, जब उसकी क्या बोलते हैं,
जैसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में एंटर कर रहे हैं तो जो टोल टैक्स लिया जाता है वहां पर, तो वो कौन सी सरकार को जाता है? राज्य सरकार के उसमें जाता है, खजाने में। मनोरंजन कर, विद्युत कर और व्यापार कर, खनिज कर, ये सभी किसके हैं? आय के स्रोत है राज्य सरकार की। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे, लास्ट बच जाता है बस आपका, वो खत्म ही होने वाला है, मेरी जबान फिसलने लगी है अभी। तो एक बार फटाफट पहले तो आप लोग शेयर करो, और शेयर करने के बाद आपने करना है क्या? कुछ नहीं करना है, बस समझना है। भारत में पंचवर्षीय योजना, यूनिट नंबर 19 आपकी पंचवर्षीय योजना, इसके अंतर्गत आपसे पूछी जाती है कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ। तो ये आप लोग थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा मोटा मोटा चीजें इसमें मैं आपको बताऊंगी, बस वही कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मुझे पता है ओवरलोड हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डीप आपको चीजें दे दी है, तो समझो। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ आपकी लिखी हुई है कि भाई कौन कौन सी योजना है। ठीक है, जैसे पहली, दूसरी, इधर बताए गए हैं उनमें क्या क्या काम हुए, उनके क्या क्या उद्देश्य थे। ये चीज, कौन सी योजना का क्या उद्देश्य था, ये आपको इसमें समझना है। कब से कब तक चली कौन सी योजना, एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात करूं तो पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। 5 साल पंचवर्षीय योजना है तो खुद से समझ जाना 5 वर्षों तक चलेगी। ठीक है, तो 1951 से ये 31 मार्च 1956 तक ये योजना चली, पहली पंचवर्षीय योजना। इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया गया। मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण करना। फिर आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 को, जो कि 5 वर्षों तक 31 मार्च 1961 तक चली। इसका उद्देश्य था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, भारी उद्योगों का विकास करना। फिर आती है दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये आपकी आई 1961 में, 1966 तक चली। ठीक है, 1 अप्रैल को आएगी, 31 मार्च तक चलेगी। अब बस ईयर याद रख लो, 1961 से 1966 तक चली। इसके क्या उद्देश्य थे? तो खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना, रोजगार के अवसर में वृद्धि करना, असमानता में कमी लाना। तो ये सब इसके उद्देश्य थे। फिर दोस्तों क्या होता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1 वर्ष की योजना बनती है, यानी गैप हो जाता है फिर इनके बीच में। तो फिर 1 वर्ष की योजना बनाई जाती है 3 वर्षों तक। ठीक है, 3 वर्षों तक 1-1 साल की योजना बनाई गई तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, जो कि 1966 से 1969 तक चली, 1-1 वर्ष की योजना, 1966 फिर 67-68, है ना, इस प्रकार से। तो 3 वर्षों तक 1 वर्षीय योजना चली। फिर आती है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 को और 74 तक चलती है चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य था विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना और कीमत में स्थिरता लाना। फिर आती है दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है, इसमें ध्यान रखना, ये है तो पंचवर्षीय योजना लेकिन 4 वर्षों तक ही चली। इसे 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया क्योंकि सरकार जो है वो बदल गई थी। यानी पहले इंदिरा गांधी की सरकार थी, फिर उनकी जगह कोई और आ गए, तो फिर क्या हो जाता है, समय से पहले इस योजना को बंद कर दिया जाता है। जैसे दूसरी सरकार आई तो पहली सरकार ने जो योजना चला रखी होगी वो उसको क्यों पूरा करेगी, अपनी लाएगी अलग से योजना। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ। फिर इसका उद्देश्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना का कि समाज के जो कमजोर वर्ग है उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। फिर इसके बाद फिर से क्या हुआ, यहाँ पर फिर से गैप आया। ठीक है, फिर 1 साल की योजना लाई गई। उसके बाद फिर आती है छठी योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 1985 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन करना। ये पेपर में पूछा जाता है कि बताओ निर्धनता का उन्मूलन करना कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आप बताएंगे छठी पंचवर्षीय योजना का। असमानता में कमी लाना, आधारिक संरचना का विकास करना। फिर आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना, 1985 से 90 तक चली। इसमें रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया, कृषि उत्पादक में वृद्धि करने का यहाँ पर उद्देश्य रखा गया,
फिर 2 वर्ष के लिए फिर 1-1 वर्ष की योजना आई, ठीक है, यानी प्लानिंग गैप हो गया यहाँ पर, 5 वर्षों के लिए नहीं आई, सिर्फ 1-1 वर्ष की योजना आई 2 सालों तक, ठीक है। एक सेकेंड। फिर आती है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 तक चलती है। इसमें शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग करना उद्देश्य रखा गया। प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, सबकी पहुंच में लाना, आधिकारिक संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना, ये सारे इसके उद्देश्य थे। फिर आती है दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसके अंतर्गत जो है कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया गया। कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि का उद्देश्य रखा गया। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने का यहाँ पर उद्देश्य रखा गया। फिर आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक चली। इसमें उपभोग के स्तर में वृद्धि करना और स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, ये इसका उद्देश्य रखा गया। ये तो आप लोग जानते हैं कि कुल 12 ही पंचवर्षीय योजना आई थी, ठीक है। फिर 11वीं आई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चली। इसका बहुमुखी लक्ष्य रखा गया इसमें, और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, ये सारे इसमें उद्देश्य रखे गए, ठीक है। और फिर आती है आखिरी अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 तक चली। इसका उद्देश्य था तीव्र, सतत एवं अधिक सम्मिलित विकास करना या सकल घरेलू उत्पाद में 9% तक की वृद्धि करना। ये सारी थी आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाएं। बीच बीच में प्लान हॉलीडे भी रहा, जिसको मैंने आपको बता दिया, जहां 1-1 साल की योजना लाई गई बीच बीच में, ठीक है। कौन कौन सी के बाद आई? एक तो तीसरी के बाद, फिर आती है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर गैप रहा, फिर उसके बाद रहा आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप रहा, जिसमें 1-1 साल की योजना लाई गई। अब ये लास्ट यूनिट आपकी है, चलो इसको भी खींच देते हैं। यूनिट नंबर 20, भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था। अच्छा जी, बैंकिंग व्यवस्था तो तब जाने जब हम बैंक को एक्सप्लेन कर पाए बैंक क्या है। बैंक एक संस्था होती है, ऐसी संस्था जो जनता से जमा के रूप में रुपया स्वीकार करती है एवं जमा किए गए धन पर भविष्य में भुगतान करने का वचन भी देती है कि भाई ऐसा तो नहीं कि जमा करके बैठ जाएंगे, भविष्य में वापस भी तो करती है ना। उसके ऊपर क्या देती है? ब्याज भी देती है। व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं सामान्य जनता को ऋण तथा अग्रिम के रूप में रुपया उधार भी देती है एवं जनता को साख संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। कौन? ये संस्था। कौन सी संस्था? बैंक। अब हम बात करेंगे भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है या भारत का सर्वोच्च जो बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पूछा जाता है आपसे। बताइए बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। इसके अलावा भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसकी जो इसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई थी वो कितनी थी? 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ इसकी स्थापना हुई थी। सरकार द्वारा 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हो गया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये भी याद रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। पूछा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ स्थित है? कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई में है। रिजर्व बैंक के कार्य क्या क्या है? तो नोट निर्गमन का एक अधिकार है, सरकार का बैंक है, बैंक ऑफ गवर्नमेंट रिजर्व बैंक। क्या क्या काम करेगा? सरकारी धन प्राप्त करना एवं इसका भुगतान करना, सरकारी ऋणों की व्यवस्था करना, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना या धन का स्थानांतरण करना इत्यादि। सरकार का आर्थिक सलाहकार भी है और बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है। ये सब इसके कार्य हो गए रिजर्व बैंक के। अब हम बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक की, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था। पहले ये कौन सा था? इंपीरियल बैंक था। फिर 1955 में क्या किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसको नाम दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। इसके क्या क्या कार्य है? तो रिजर्व बैंक का एजेंट के रूप में कार्य करेगा। इसको बैंकों का बैंकर कहा जाता है। ऋण देता है, बैंकों का बैंक नहीं, बैंकर, ठीक है। तो अंतर है दोनों में। जमाएं स्वीकार करता है,
रकमों की वसूली करता है, ठीक है, बिल विनियोग और साख पत्रों को जारी करता है। इसमें से 5 याद रख लेना, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसके 10 के 10 कामों को रटे, 5 याद कर लो क्या क्या काम है इसके, ठीक है। ऋण देना, जमा स्वीकार करना, रकमों की वसूली करना, ये सब। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन और कमजोर वर्ग के किसानों और कारीगरों को सरल एवं सुविधाजनक ढंग से वित्त उपलब्ध कराने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। इनका उद्देश्य था क्या क्या? ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना तथा क्षेत्र के पिछड़े हुए वर्गों को रियायती दर पर वित्त सुविधा उपलब्ध कराना। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब किसी गांव के लोग से कर्ज लेते हैं आपस में, ठीक है, जमींदारों से, तो बहुत ज्यादा उनसे फिर वो आप कह सकते हैं कि ब्याज लेता है, लेकिन उनको कम ब्याज पर जो है वो पैसे को देना या क्या बोलते हैं उसको, उधार देना, उधार नहीं, क्या बोलते हैं यार, मैं तो खुद ही भूल गई, जो ब्याज पर पैसे लिए जाते हैं तो वो उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है, वो काम था। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में साख सुविधाओं की कमी को दूर करना। बड़ी दूर दूर बैंक थे भाई, हाई फैसिलिटेटेड, गांव के लोग जाकर के वहां पर खुद को कंफर्टेबल नहीं फील करते थे, सारी चीजों की जानकारी नहीं होती थी, तो उनकी मदद के लिए किया गया था। ग्रामीणों के ऋण ग्रस्तता को दूर करना, कर्जदार होते जा रहे थे गांव के लोग, ठीक है, इतने ज्यादा ब्याज पर पैसे लेने के बाद फिर खुद ही कर्जदार हो जाते थे, ठीक है, उसको चुका नहीं पाते थे। तो इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ये सब इसके काम थे। अब हम बात करेंगे दोस्तों नाबार्ड। इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। एक बार फटाफट से नाबार्ड की जरा फुल फॉर्म बताना कोई। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होगी? बताओ जल्दी से फटाफट कमेंट करके, मैं भी तो जानूं आप में से कौन बताएगा। क्या होगी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बिल्कुल, ये फुल फॉर्म होती है आपकी नाबार्ड की। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कार्य क्या था? कृषि विकास के लिए यह सर्वोच्च बैंक था और यह बैंक सभी एजेंसियों के कार्यों के समन्वय करते हुए कृषि शाखा का विस्तार भी करता था, ठीक है, खेती के लिए ऋण भी देता था। और यह बैंक कृषि के संबंध में सभी प्रकार की साख की व्यवस्था करता है, जैसे उत्पादन व विपणन ऋण, राज्य सरकारों की ऐसी ही संस्थाओं में पूंजी लाभ के लिए ऋण देता है। इस बैंक को वे सभी कार्य दिए गए हैं जो रिजर्व बैंक की कृषि शाखा विभाग द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है आपका ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या है? ई मतलब इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, इसको हम इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं। ई बैंकिंग एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से ग्राहक अपने कंप्यूटर द्वारा अपने नेटवर्क और वेबसाइट का प्रचालन कर सकता है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैंक की सुविधा का लाभ उठा सकता है। जैसे आजकल आप लोग, ठीक है, एक क्लिक पर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, बैंक से पैसे निकल जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, कहीं कोई कितनी भी दूर बैठा है वहां पर आप पैसे भेज सकते हैं। कैसे? इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से। व्यक्ति अपने घर या कार्यालय में बैठकर बैंक के संबंधित समस्त कार्यों को कर सकता है, जैसे टिकट बुक करना, बिल पेमेंट करना, मोबाइल रिचार्ज करना, पैसे का स्थानांतरण, घर बैठे ही खरीदारी भी आप लोग कर सकते हैं। वो किस वजह से पॉसिबल है? ई बैंकिंग की वजह से, ठीक है, इसको ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका इंटरनेट या ऑनलाइन बैंकिंग। इसी के साथ आपका सामाजिक अध्ययन का सिलेबस खत्म नहीं होता है, थोड़ा और बाकी है। मैं खुद ये समझी कि खत्म हो गया, फिर रुको। बैंकों का राष्ट्रीयकरण समझो, कब कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंक थे जो उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब राष्ट्रीयकरण होता क्या है पहले तो ये समझ लो भाई। जब सरकार किसी उद्योग या व्यापार का स्वामित्व जो है स्वयं अपने आप ग्रहण कर लेती है कि भाई अब हट जाओ, बहुत हो गया, प्राइवेट बहुत खेल लिया, अब ये सरकारी है, ठीक है, तो उसे कहते हैं बैंक का राष्ट्रीयकरण करना, उनको सरकारी बैंक बना देती है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य क्या है, क्यों करती है ऐसा? आर्थिक केंद्रीयकरण को समाप्त करना।
इसके अलावा कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए, बैंकों के साधनों का बेहतर प्रयोग करने के लिए, सामाजिक नियंत्रण की असफलता को दूर करने के लिए और पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापारिक बैंकों की भूमिका का निर्धारण करने के लिए। बैंक राष्ट्रीयकरण के लाभ क्या क्या होते हैं भाई? इससे शाखाओं का विस्तार होता है, जमा में वृद्धि होती है, ऋण खातों की संख्या में वृद्धि होती है, छोटे उद्योगों को सहायता मिलती है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। ये सब क्या है? इसके लाभ है। अब समझो, अभी आपकी जो हंसी चेहरे पर आई थी, मुस्कान, वो गायब हो गई थी, अब फिर से वापस लेकर के आती हूँ। इसी के साथ आपका सामाजिक अध्ययन का सिलेबस हो जाता है फिनिश। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कैसे आप ले सकते हैं। और क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मैराथन के साथ, अगर हिम्मत बचती है तो मिलेंगे आपसे ज़रूर अगले कल 12 बजे, ठीक है? तो देखते हैं फिर कैसे रहेगा। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी अगर ले पाती हूँ मैं आपकी क्लास। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल अभी चल रहा है, लेकिन मैंने आपके लिए फिर भी टाइम निकाला। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय, जय हिंद।